नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शराबबंदी की धज्जी उड़ाने का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मोरवा प्रखंड के इंद्रवरा में रामनवमी के मौके पर लगने वाले राजकीय मेले का है और इस राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेचे जाने सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो शराबबंदी कानून की धज्जियों को उड़ा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से राजकीय मेले में खुलेआम शराब बेची जा रही है वो बड़े सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि 26 मार्च को इस मेले का उद्घाटन हुआ था। निषाद समाज के तीर्थ स्थल केवल महाराज पर यह मेला लगता है, जो 4 दिनों तक चलता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस मेले में बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती की जाती है, लेकिन बावजूद इसके इसी मेले से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जो आपके भी होश उड़ा देगी। मेले में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है और इसी बीच न्यूज 18 पूछता है सवाल कि मेले में शराब की बिक्री आखिर कैसे हो रही है। राजकीय मेले में सुरक्षा के बीच कैसे शराब पहुंच गई, ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा और आस्था के साथ मेले में शराब का क्या काम है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या कर रहे थे मेले में तैनात पुलिस के जवान? क्या पुलिस कर्मियों की नजर उस दुकान पर नहीं गई, उस जगह पर नहीं गई जहां शराब की बिक्री हो रही थी? जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे गए? क्या अपनी ही लापरवाही पर पर्दा डाल रही है पुलिस? क्या मेले के नाम पर कानून को ठेंगा दिखाएंगे धंधेबाज? बढ़ते आगे सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद की गई है। लाखों की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त हुई है। सोनबरसा में एसएसबी की कार्रवाई देखने को मिली और लाखों की नशीली दवा बरामद की गई है। रात के अंधेरे में तस्करी की जा रही थी और अंधेरे का लाभ उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, नशीली कफ सिरप को बरामद किया गया है। सोनबरसा में एसएसबी की कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नशीली कफ सिरप को बरामद कर लिया गया है। लाखों की नशीली दवा को बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बढ़ते आगे, अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ को बरामद किया है। ये कार्रवाई गोकुल कॉलोनी के सद्भावना नगर इलाके में की गई है, जहां रोड नंबर 20 के एक मकान में छापेमारी के दौरान पुलिस को 20 से 25 किलोग्राम तक सूखा नशीला पदार्थ मिला है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जब मकान पर दबिश दी तो वहां पर मौजूद 2 युवकों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि दोनों आरोपी काफी समय से इस अवैध धंधे में संलिप्त थे और शहर में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने मौके से बरामद नशीले पदार्थों को जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे, गयाजी से एक बड़ी खबर आ रही है। शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं। पैंट्री कार में काम करने वाले शराब तस्कर ने महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन में शराब तस्करी। महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के पैंट्री कार में संविदा पर ये कर्मचारी काम कर रहे थे और रेल पुलिस ने तीनों को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा है। पैंट्री कार में वेंडिंग का काम करते थे तीनों। 3 पिट्ठू बैग में शराब लाई जा रही थी और 3 के पास से 18 लीटर शराब बरामद हुई। तीनों को रेल पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है और जांच पड़ताल लगातार जारी है। बढ़ते आगे, देखिए पटना एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट के लिए समर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 29 मार्च से 24 अक्टूबर के लिए इस शेड्यूल को जारी किया गया है। कुल 44 जोड़ी विमान परिचालन किया जाएगा। 4 साल बाद फिर से रात्रि में विमान सेवा की शुरुआत की जा रही है। पटना पुणे के बीच रात में फ्लाइट चलेगी। पहली बार नवी मुंबई के लिए भी फ्लाइट चलने वाली है। ये बहुत बड़ी खबर यात्रियों के लिए, ये बड़ी जानकारी। 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक समर शेड्यूल जारी हुआ है। कुल 44 जोड़ी विमानों का परिचालन पटना एयरपोर्ट से किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। 7 बजे सुबह से लेकर रात 10:30 बजे तक कुल मिलाकर 44 जोड़ी फ्लाइट पटना आएगी। और आपको बता दें कि 43 जोड़ी फ्लाइट सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पटना आएंगी और 7:30 से लेकर रात के 10:25 तक पटना से उड़ान भरेंगी। 16 घंटे 25 मिनट में 43 जोड़ी विमान का परिचालन होगा और पहली बार पटना नवी मुंबई के बीच सीधी उड़ान भरेगी। सबसे ज्यादा पटना दिल्ली के बीच 13 जोड़ी उड़ान
होगी। पटना और हैदराबाद के बीच 4 जोड़ी विमान हैं। पटना से 4 साल बाद आधी रात को भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। पुणे पटना के बीच रात में फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। रात 2 बजे पुणे से पटना इंडिगो की फ्लाइट आएगी और पटना से रात 2:55 पर यह फ्लाइट वापस रवाना होगी, यानी पुणे लौट जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वैसे यात्रियों के लिए जो रात में फ्लाई करना चाहते थे पटना एयरपोर्ट से लेकिन नहीं कर पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, आपके लिए नई व्यवस्था कर दी गई है। और समस्त शेड्यूल को थोड़ा और विस्तार में समझ लेते हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन के प्लान को भी आपको बता देते हैं। देखिए, गर्मी के दिन में लोग ज्यादा यात्रा करते हैं और ऐसे में कुल 88 विमान का आना जाना होगा। पटना एयरपोर्ट को भी हाईटेक किया गया है, उसे बड़ा बनाया गया है, विस्तृत व्यवस्थाएं दी गई है और अब रात में विमान सेवा की भी सुविधा रख दी गई है। 16 से 17 घंटे ही पहले परिचालन होता है। एयरपोर्ट प्रबंधन का मकसद है कि 24 घंटे सेवा सुचारू रूप से जारी रहे। फिलहाल एक जोड़ी उड़ान से शुरुआत की जा रही है और सफल होने पर रात में फ्लाइटों की संख्या बढ़ सकती है और इससे यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, विस्तृत सुविधाएं। पटना एयरपोर्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं उसके साथ साथ विमानों की सुविधाओं को भी बढ़ाने की कवायद की जा रही है। बढ़ते आगे, देखिए 30 मार्च को लोकसभा में अहम चर्चा होनी है। नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा होगी। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन से पहले एक बड़ा मंथन किया जाएगा। अमित शाह ने तय किया था कि 31 मार्च की ये डेडलाइन होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 30 मार्च को लोकसभा में अहम चर्चा होनी है। नक्सलवाद के खात्मे पर अहम चर्चा होगी। नक्सलवाद के खात्मे की आपको बता दें कि चर्चा होनी है। डेडलाइन से पहले ये बड़ा मंथन होना है। अमित शाह ने जो तारीख निर्धारित रखी है वो 31 मार्च की डेडलाइन है। उससे पहले ये अहम चर्चा होनी है। खात्मे की डेडलाइन से पहले ये बड़ा मंथन होना है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बिहार की सियासत की। देखिए, पटना में निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए गए जिनमें उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर के जरिए निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है। निशांत को सीएम बनाने को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है और इस खबर पर और अधिक जानकारी आपको देंगे न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण। के पुत्र निशांत के राजनीति में आने के बाद से ही उनके समर्थन में अलग अलग तरीकों से कार्यकर्ता जो हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं और कई मांगे भी रख रहे हैं। खास करके नीतीश कुमार के राज्यसभा में दिल्ली जाने को लेकर के भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आज जदयू के तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं के तरफ से एक नया पोस्टर जो है वो जारी किया गया है। और देखिए, इस पोस्टर में एक खास संदेश देने की कोशिश है। यहाँ पे निशांत की एक बड़ी तस्वीर लिखी है और खास बात यह है कि देखिए, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार उन्होंने नीचे में लिखा है कि अगला जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो निशांत कुमार हो। और इसे लेकर के जो छात्र जदयू है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, उसने पोस्टर लगाया है और पूरे शहर भर में ये पोस्टर लगा है। और पूरी अगर तस्वीर देखें तो उसमें साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार जब बिहार वासियों को स्वीकार नहीं कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ जाएं बिहार। तो ये एक बात कही गई है कि तमाम जो लोग चाहते हैं कि वो बिहार छोड़ करके ना जाए और इसलिए बिहार से दिल्ली जाने को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। और खास करके एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पदभार संभाला है उसे लेकर के भी धन्यवाद यहाँ पे ज्ञापित किया गया है। और लेकिन खास इस पोस्टर में जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगला जो मुख्यमंत्री हैं वो निशांत कुमार बनाए जाएं और इसे लेकर के ही ये तमाम जो है कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। जब से उन्होंने राजनीति में एंट्री लिया है, जदयू की सदस्यता ग्रहण किया है, लगातार जो है निशांत कुमार एक्टिव दिख रहे हैं। हर कार्यक्रम हो, हर कार्यकर्ताओं के बीच हो, ईद हो, रामनवमी हो, कोई भी मौका हो, वहाँ पे निशांत कुमार पहुँच रहे हैं। तमाम नेताओं के साथ, जदयू के जो नेता है उसके साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जो है अगला मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार को देखना चाहते हैं और इसे लेकर के शहर भर में पोस्टर लगाया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना।
और देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार 30 मार्च यानी सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। एनडीए नेताओं ने कहा है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सांसद निर्वाचित होने के बाद 14 दिन के अंदर पहले वाले सदन से आपको इस्तीफा देना होता है और इसी प्रक्रिया के तहत, इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सोलह मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और इसी के साथ नीतीश देश के उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हो गए जो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसके पहले 30 मार्च यानी सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले हैं। के हिसाब से समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर इस्तीफा जो चुन के जाते हैं वो देना पड़ता है और देते भी। दरअसल नियम है कि अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित होता है और पहले से अगर किसी दूसरे सदन का सदस्य है तो निर्वाचन के 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना जरूरी होता है। यही नहीं, इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग को सूचना देना भी जरूरी है। पहले सदन से इस्तीफा नहीं देने पर राज्यसभा की सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। बता दें कि 16 मार्च को बिहार में 5 सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे। नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। चूंकि नीतीश कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, ऐसे में राज्यसभा सदस्य के रूप में रहने के लिए उनका विधान परिषद से इस्तीफा देना जरूरी है। वो तो उसका तो प्रोसीजर है संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो ठीक। एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको हर किसी को निभाना होता है। नीतीश कुमार भले ही केंद्र की राजनीति में जा रहे हों, लेकिन अगली सरकार भी उनके ही मार्गदर्शन में चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, देखिए, रक्सौल से सटे भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नो मीन्स लैंड में अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई कर दी है। संयुक्त सहमति के आधार पर चलाए गए अभियान में अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया है। मौके पर एसएसबी और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारी मौजूद रहे। वीरगंज महानगर पालिका की जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ। इस कार्रवाई में नेपाल पुलिस और पारसा प्रशासन भी शामिल रहा। हाल ही में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद ये संयुक्त अभियान चलाया गया। बढ़ते आगे, अगली खबर नवादा से है, जहां एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड जिले में प्रवेश कर गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। करीबन 20 से अधिक हाथियों का झुंड सबसे पहले कौआकोल प्रखंड में देखा गया, जिसके बाद ये रोह इलाके के सियुर गांव पहुंच गया और वहां पर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों को काफी क्षति पहुंची है। लोगों ने किसी तरह कड़ी मशक्कत कर हाथियों को गोविंदपुर की ओर खदेड़ा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि हाल के दिन में रजौली क्षेत्र में हाथियों के हमले ने एक युवक की जान ले ली है, जिससे लोगों में और भी ज्यादा दहशत बढ़ गया है। बढ़ते आगे, अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर गांव की तरफ ही हाथी क्यों आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। देखिए, लगातार जंगलों की कटाई हो रही है। जंगल में संसाधन कम होते जा रहे हैं। जंगली जानवरों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। उन्हें विचरने के लिए, उन्हें खाने पीने के लिए जो जगह है वो कम होती जा रही है। जंगल के पास लोग बसते हैं और कॉरिडोर के टूटने से ये हाथी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भोजन, पानी की तलाश में ये हाथी वैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर लोग इस वक्त बस रहे हैं, रह रहे हैं, और इसीलिए लोगों की जान जा रही है और वो काफी ज्यादा दहशत में नजर आ रहे हैं। और बढ़ते आगे, अब आपको बता देते हैं बिहार के मौसम के मिजाज की खबर। देखिए, आज अगर बिहार के मौसम के मिजाज की बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ ओले तक गिरे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिले आंधी और गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। 12 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दोपहर के बाद तेज हवाएं चल सकती है, बारिश होने की भी संभावना है। घंटों में बिहार के राजधानी पटना सहित लगभग
5 जिलों में आंधी और बारिश आई। कई जिलों में ओले जो हैं वो भी पड़े हैं, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें कि बिहार के सभी 38 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार के सभी जिलों में जो तेज हवाएं हैं वो चल सकती हैं और साथ साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसमें आपको बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 12 ऐसे जिले हैं जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर जो जिला है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी शेष बचे राज्य जो जिले हैं वहाँ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से बारिश हुई मुजफ्फरपुर में, गया में और कई जगहों पे किशनगंज में ओले पड़े हैं और उससे नुकसान होने की भी संभावना बताई जा रही है। आज सुबह से राजधानी का जो मौसम है वो बादल किए हुए है और बताया जा रहा है कि दोपहर बाद जो है वो तेज हवा और बारिश भी हो सकती है। जो हवा का रफ्तार है वो लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो रफ्तार से हवा जो है वो चल सकती है। और खास करके जो बताया गया है कि आखिर ये 24 घंटों में जो मौसम है वो जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है जो नमी और जो पश्चिमी विक्षोभ है उन दोनों का संयुक्त प्रभाव रहा है, जिसके कारण ये मौसम जो है अचानक से इस तरीके से बदला है और तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए तमाम लोगों से अपील की है कि अगर जो आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है और तेज अगर गरज के साथ बारिश होती है तो वैसे में लोग सावधानी बरतें ताकि नुकसान से बचा जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वहीं गोपालगंज में भी मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने ठंडके को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस बदलाव से किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को आकाशीय बिजली के दौरान खुले में न रहने और खेतों से दूर रहने की सलाह दी है। गोपालगंज में मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने आज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील किया गया है कि बारिश और वज्रपात हो तब घरों से बाहर ना निकले। खासकर किसान को खेतों में जाने पर पाबंदी लगाई गई है। किसानों से अपील किया गया है कि बारिश और वज्रपात के दौरान वे खेतों की ओर न निकले, क्योंकि इस दौरान जान माल का नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम सुहाना होने और आसमान में काले बादल छाए रहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि ये बारिश और ये मौसम उन फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है जो फसल खेतों में तैयार हो चुकी है। खासकर रबी फसल जो है वो खेतों में तैयार हो चुकी है और कटनी के इंतजार में है। फसल तैयार हो गया है लेकिन काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। फसल अभी कटनी लगने वाला है, लेकिन बारिश जैसे ही पड़ रहा कल तब बारिश हुआ था उसमें फसल गिर गया है, काफ़ी नुकसान भी होगा। नुकसानदायक बारिश जी नुकसान होना है। ऐसे में किसान मायूस भी हैं क्योंकि उनकी फसल इस बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों से भी इस दौरान सावधान और सतर्क रहने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और इस बदलते मौसम के मिजाज का विपरीत असर भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। निर्माणाधीन स्कूल की छत गिर गई है। दरअसल देर रात आंधी तूफान में ये छत गिर गई। अथमल गोला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरिस्तापुर का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीती रात से ही बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज आंधी तूफान होने की वजह से क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि अथमल गोला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरिस्तापुर में छत गिर चुकी है। आंधी तूफान की वजह से निर्माणाधीन स्कूल था ये, जिसकी छत गिर गई। इस पूरी खबर की एक जानकारी के साथ बाढ़ से न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी है इस वक्त वहां पर, क्या स्थिति है निर्माणाधीन स्कूल की?
जी देखिए, ये मामला जो है वो अथवागोला प्रखंड के सरिस्तापुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। जब सुबह गांव के लोग स्कूल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि देर रात जो है आंधी तूफान काफी तेज आई थी, जिससे नवनिर्मित भवन का अभी निर्माण कार्य चल रहा है। हैंडओवर प्रशासन को किया भी नहीं गया, स्कूल को ठेकेदार जो है वो निर्माण कर रहा है और उसका छत जो है पूरी तरीके से धस के नीचे टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में है जो वो कई सवाल उठा रहे हैं कि अभी निर्माणाधीन टूट के छत गिर गया। अगर वो बन गया ना तो अगर बच्चे पढ़ते तो बड़ी हादसा होती। हालांकि देर रात की घटना है, कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन अब बच्चे जो है वो स्कूल में आ रहे हैं और पूरा ग्रामीण जो है स्कूल में जुटे हुए हैं और इसकी लिखित शिकायत अधिकारी को की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे थे उत्क्रमित मध्य विद्यालय की। निर्माणाधीन ये स्कूल है जिसकी छत आंधी तूफान की वजह से गिर गई। और अब बात करेंगे भागलपुर की, जहां ईरान, इजराइल तनाव और अमेरिका की एंट्री का असर अब स्थानीय कारोबार पर साफ साफ नजर आ रहा है। सिल्क सिटी का मशहूर रेशम व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। करगहों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। जो 18 घंटे चला करते थे अब वो 5 से 6 घंटे ही चल रहे हैं। करीब 20 से 25 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। बुनकर और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। महंगा सूत और घटते ऑर्डर ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। इजराइल और अमेरिका के युद्ध में सबसे बड़ा असर भागलपुर के सिल्क व्यवसायी को पड़ा है। अभी हम एक सिल्क व्यवसायी के यहाँ हैं, आप देख सकते हैं कि ये उनका आउटलेट है और पूरा दुकान जो है खाली पड़ा हुआ है। यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है और लगातार जो है व्यापारी यहाँ से विदेशों में भी जो है सिल्क भेजने का काम करते हैं। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जो है हालात क्या है, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या हालात हैं युद्ध जो शुरू हुआ है? युद्ध शुरू होने से यहाँ का व्यापार एकदम बैठ गया है, एकदम ठप पड़ गया है। हम लोगों का काम बहुत बढ़िया चल रहा था और अभी आसार था कि हम लोगों का काम बहुत बढ़िया भी चलता, लेकिन युद्ध की वजह से हमारा माल विदेश नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धागे में दाम बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, नाप शनाप दाम बढ़ गया। हम कितना चादर में या कोई भी सामान में कितना दाम बढ़ाएंगे कि सिल्क व्यवसाय को जो है बहुत बड़ा असर जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से हुआ है और लगातार जो है व्यापारी परेशान है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये युद्ध कब तक समाप्त होता है और एक बार फिर से सिल्क व्यवसायी अपने पुराने अस्तित्व में आता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 28 और 29 मार्च को थावे के होमगार्ड मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। डीएम ने बताया कि शाम 5 बजे इस महोत्सव का उद्घाटन हो जाएगा। इस अवसर पर बॉलीवुड सिंगर पवनदीप राजन समेत करीब 15 कलाकार प्रस्तुति देंगे और कार्यक्रम में भजन, लोकगीत, शिव तांडव, कथक, गजल और समूह नृत्य जैसी विविध सांस्कृतिक रंग देखने को मिलेंगे। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम निर्धारित है उद्घाटन के साथ साथ, और उस दिन के कलाकारों के नाम है श्री सुनील दुबे, ये सुगम संगीत गाते हैं, स्थानीय कलाकार भी हैं। जेपी यादव हास्य कलाकार को आमंत्रित हैं। सुश्री जूही पांडे एवं श्री आदित्य पांडे, ये राज्य स्तरीय गायक हैं। और सुश्री रितिका राज जो इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट है, उनके द्वारा समा बांधा जाएगा। यह कार्यक्रम 5:30 से प्रारंभ होकर के 10 बजे शाम तक चलेगा। इसके अलावा 29 तारीख को श्रीमती पूजा सिंह राजपूत, ये लोक गायिका हैं। जय झा सारेगामापा के राष्ट्रीय स्तर के फाइनलिस्ट भी हैं और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ बिहार दिवस के अवसर पर भी आए थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।